साउंड आ रहा है ना मेरा? यस सर। ओके चलो। अच्छा देखो, आज क्या टॉपिक्स डिस्कशन करना है? आज बात करना है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तब इसको हम लोग एंटरप्राइज भी कह सकते हैं, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज, बट आज मेन फोकस एरिया है एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इन द सेंस, मतलब जैसे कि बिजनेस डेवलप होता है ना, तो कोई न्यू आइडिया के साथ कोई न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करना, तो ये जो टॉपिक है, ये 2-3 टॉपिक में हम लोग इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद बिजनेस, मतलब स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस। ठीक है, स्मॉल मीडियम बिजनेस के ऊपर एक अलग ही, उसमें अलग पैटर्न होगा कि किसको स्मॉल बिजनेस कहेंगे, किसको मीडियम बिजनेस कहेंगे। वो डिपेंड करता है साइज पे, डिपेंड करता है कितना कैपिटल लगा जा रहा है उस पर। बट आज का मेन फोकस एरिया है टोटली एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, जैसे कि इसके एक्चुअली ये एक फ्रेंच वर्ड है, एंटरप्रेन्योर से ये वर्ड आया है, इंग्लिश में हम लोग इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मतलब कोई समथिंग न्यू आइडिया के साथ कोई न्यू बिजनेस को डेवलप करना, कोई न्यू आइडिया के साथ कोई न्यू बिजनेस को डेवलप करना, और सबसे बड़ा चीज कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप कॉमर्स का एक वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है कॉमर्स का, कि ये जो बिजनेस है, इस पर अगर एंटरप्रेन्योर ना होना, तो ये पूरा का पूरा कॉमर्स वर्ल्ड ही झूठ हो जाएगा सर। टोटल कॉमर्स वर्ल्ड विल बी ए मिथ विदाउट एंटरप्रेन्योर, सीरियसली। बिकॉज विदाउट एंटरप्रेन्योर एक कॉमर्स वर्ल्ड ही नहीं बनता। मतलब ये जो पूरा दुनिया में हम लोग कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वट एवर we study, whatever is our research paper, whatever is our thought process, जो भी वो हम लोग चार्टर्ड कर रहे हैं, हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज कर रहे हैं, हम लोग कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं 11-12 से। लेकिन अगर ये एंटरप्रेन्योर ना होता तो कुछ ना होता। मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर तुम ना होते, तो एग्जैक्टली ये अगर तुम ना होते, मतलब अगर ये एंटरप्रेन्योर ना होता। तो चलो देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है, डेफिनेशन वाइज क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली भी क्या क्या है, जो हम लोग हर एक क्लास में कोशिश करते हैं एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रखने का। तो चलो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, गुड इवनिंग स्नेहजेश। गुड इवनिंग सर। चलो आज एंटरप्रेन्योर बन ही जाएंगे। हाँ, स्क्रीन शेयर हुआ है, देखो तो। यस सर। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर चैलेंजिंग द अननोन, मतलब अननोन को चैलेंज कैसे किया जाता है, दैट इज द मेन थिंग। कि अगर आप अननोन चीजों को चैलेंज कर सकते हो ना, इसका मतलब आप में एंटरप्रेन्योर वाला दम है। मतलब ये जिसके अंदर है, मतलब हम लोग हमेशा अननोन चीज को डिस्कवर करना चाहते हैं। जैसे जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्चुअली अननोन चीजों को डिस्कवर करना पसंद करते हैं। दैट्स वाई एडवेंचर मतलब बहुत ही ट्रेमेंडस है। आई थिंक आप लोगों में से बहुतों को ये मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, अभी मैंने जो वर्ड यूज किया, मतलब चैलेंज को, अननोन को चैलेंज करते हो, क्या बोलते हो उसको, मैंने क्या वर्ड यूज किया अभी मैंने भूल गया। हेलो सर, एडवेंचर। एडवेंचर, एग्जैक्टली, मैं एडवेंचर वाला वर्ड ही ढूंढ रहा था। एक्चुअली कोई एंट्री ले रहा है तो के चक्कर में मेरे दिमाग से उठा। ठीक है, एडवेंचर, आप लोगों में से कौन कौन एडवेंचर पसंद करते हैं, सीरियसली बताना। एडवेंचर पसंद करते हो कि नहीं करते? यस सर। स्नेहाशीष पसंद करते हैं, स्निग्धा भी पसंद करते हैं एडवेंचर। अरिजीत एडवेंचर पसंद है या नहीं, इतना रिस्क नहीं लेना है? विश्वजीत एडवेंचर पसंद है? जैसा पसंद है विश्वजीत को, अरिजीत को पसंद है एडवेंचर। तो देखो सर, अगर एडवेंचर पसंद है तो एक्चुअल में आपको एंटरप्रेन्योरशिप पसंद होना चाहिए। और ये कोई सिंगल वर्ड नहीं है सर, ये एक्चुअल में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक भी है, मतलब जो हम लोग अपने लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग प्रगति। एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास चल रहा है। प्रगति देखो आज एंटरप्रेन्योर बन पाते हो कि नहीं, मतलब बन तो आज नहीं जाओगे, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस,
बट क्या आप में एंटरप्रेन्योर वाला दम है कि नहीं, आप ढूंढ सकते हो। देखो क्या पॉइंट बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंटरप्रेन्योरशिप इज लिविंग अ फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल वुड नॉट। मतलब जिंदगी का कुछ साल, 5 to 10 years मे बी, सॉरी 5 to 10 years मे बी, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 2 साल में भी अच्छा काम कर सकते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज लिविंग अ फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल वुड नॉट, सो दैट यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल कांट। क्या सर पॉइंट को समझ में आया? अपने लाइफ का 5 से 10 साल एंटरप्रेन्योर एबिलिटी में, कोई रिस्क टेकिंग या इनोवेटिव एबिलिटी में दो, ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप अपना पढ़ाई को एक अलग ही लेवल का पढ़ाई करते हो, मतलब लेवल अप, जैसे कि काइंड ऑफ, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, सुंदर पिचाई को जानते हो ना सर, जो ऑब्वियसली जॉब करते हैं। सुंदर पिचाई कौन है सर? गूगल का सीईओ ऑफ गूगल, ठीक है, सीईओ ऑफ गूगल। या फिर आप अगर नादिल्ला को देखते हो, दोनों इंडियन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नादेला, मतलब 2 बिग टेक्नोलॉजिकल जायंट कंपनी, उनका सीईओ एक, दोनों इंडियन है। ये सीरियसली ऑब्वियसली प्राउड फीलिंग का पॉइंट है कि हम सीरियसली प्राउड फील कर सकते हैं। दोनों जॉब करते हैं बट दोनों एंटरप्रेन्योर है, मतलब दोनों के हाथ में आज दोनों सीईओ है, मतलब सीईओ के पास ऑब्वियसली फुल ऑथोरिटी होता है। हो सकता है कि वो बिजनेस को जन्म नहीं दिया, मतलब उस बिजनेस को प्रमोट नहीं किया, बट दिस सीरियसली बिल्ड अ बिजनेस, दिस सीरियसली इनोवेट कर रहा है गूगल को। गूगल आज सुंदर पिचाई के अंडर पे गूगल जैसे डेवलप कर रहा है, मतलब अभी लैरी पेज जो गूगल को एक्चुअल में बनाया, लैरी पेज एंड सर्जी बीन, ये दोनों छोड़ दिया एक तरह से, मतलब एग्जैक्टली हर पॉइंट में पिचाई आ जाता है दिमाग में सबका कि भाई पिचाई क्या कर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट में तो आपका बिल गेट्स तो एक तरह का रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि सत्य नादेला पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट का काम संभाल रहा है। तो थोड़ा मिक्स है कि भाई अच्छा बुरा तो चलता रहता है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ बिजनेस करना है ऐसा भी जरूरी नहीं है। बिजनेस करना तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया होता है एंटरप्रेन्योर के लिए कि न्यू बिजनेस को जन्म देना, मतलब बर्थ करना, न्यू बिजनेस बर्थ इन एंटरप्रेन्योर के थ्रू से होता है। बट जॉब भी अच्छा कंपनी में सीईओ बनकर भी एक एंटरप्रेन्योर जैसा काम कर सकते हो। तो इट्स काइंड ऑफ आपके लाइफ में जो 5 ईयर्स है एज ए स्टूडेंट प्लीज बात को समझना। एज ए स्टूडेंट आपके लाइफ में जो कमिंग 5 to 10 ईयर्स, 5 ईयर्स ले लो सर, ज्यादा नहीं, 5 से 6 साल आपके लाइफ में जो है, इसमें ऐसा कुछ करो ना, इज लिविंग अ फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल वुड नॉट, सो दैट यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल कांट। मतलब बाकी लोग नहीं कर सकता, तब आप खुशी से जियोगे। ठीक है सर, चलो सर आगे बात को बढ़ाते हैं। Who is entrepreneur? Who is entrepreneur? Business plan, analysis, idea, work, success. Simple point है, business plan, analysis, idea, success, work. अच्छा पहले काम करना पड़ेगा, बिना काम का आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अब सक्सेस का मतलब डॉलर है या नहीं आई डोंट नो, या रुपीज है नहीं या नहीं आई डोंट नो, बट सीरियसली हम लोग सक्सेस को पैसे से ही नापते हैं, मेजर करते हैं। ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैटर ऑब्वियसली एक बहुत ही बिग मैटर होते हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन ऑफ योर वर्क आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, बिजनेस को प्लानिंग करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर उसको सक्सेस मिलता है फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली। अब पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज। एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं वेयर अदर्स सी केओस और कंफ्यूजन, मतलब जिस पॉइंट पे बाकी लोग केओस मतलब या कंफ्यूज हो जाते हैं, उस पॉइंट पे एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। क्या आप में वो अपॉर्चुनिटी वाला ढूंढने वाला दम है? येस और नो बताना। बिकॉज सीरियसली एक एंटरप्रेन्योर वही होते हैं जो बाकी चीजें, मतलब जिसको लगता है कि भाई ये बेकार है वो बेकार है, मतलब जिसमें सबको बेकार बेकार चीजें लगते हैं, एंटरप्रेन्योर को उसी चीज में अच्छा ही दिखाई देता है। क्या आप लोग कभी ऐसे सोचते हो? प्लीज बताना अगर सोचते हो कि येस और नो में बता सकते हो। Entrepreneurs are aggressive catalyst for change, are aggressive catalyst for change within the marketplace. Catalyst का मतलब क्या है सर? Catalyst मतलब सर कोई चीज का जो पावर होता है ना, उसको डबल कर देना, पावर डबल हो जाता है। मतलब अगर वो चीज अगर मतलब 3 टाइम्स स्पीड में चल रहा था, ठीक है, तो अगर 50 किलोमीटर स्पीड में चल रहा था तो अभी 100 किलोमीटर स्पीड में चलेगा।
मतलब एंटरप्रेन्योर वही होता है जो मार्केट में आके ना कुछ बदलाव कर देते हैं। जैसे रिसेंट ट्रेंड में अगर हम इंडियन मार्केट में बोले, रिसेंट इंडियन मार्केट ट्रेंड में 2-3 कंपनीज का नाम बता सकते हो जो मार्केट को काफी इधर उधर कर दिया है? न्यू या ओल्ड भी बोल सकते हो। न्यू में अगर मैं बोलूँ तो फ्लिपकार्ट। कौन है दोनों एंटरप्रेन्योर का नाम बता सकते हो क्या फ्लिपकार्ट का? सचिन बंसल एंड विनी बंसल, दोनों भाई नहीं है सर, दोनों दोस्त है, आईआईटी ग्रेजुएट्स है, फिर बाद में अमेज़न में काम करते थे, फिर दोनों फ्लिपकार्ट बनाया। ठीक है। पेटीएम कौन बनाया, कोई बोल सकते हो? पेटीएम ये भी इंडियन कंपनी है सर, तो किसने बनाया पेटीएम को? विजय शेखर शर्मा। ऐसे तो बहुत सारा है, मैं बस कुछ ही नाम आपके सामने ले रहा हूँ कि मतलब जो मार्केट में कैटलिस्ट की तरह काम किया है, मार्केट के सिनेरियो को बदल के डाला है। ओयो रूम, वाओ मोमो, नाम तो सुने होंगे ना सर? ओयो रूम, वाओ मोमो। हाँ, रितेश अग्रवाल आई थिंक इसका है, रितेश अग्रवाल। वाओ मोमो का है अमित अग्रवाल आई थिंक, इसका है अमित अग्रवाल। तो इस तरह से अलग अलग बिजनेस सिनेरियो बन रहा है। ठीक है। जैसे अगर हम ओल्ड कंपनीज में अगर हम रिलायंस का बात करें तो रिलायंस में क्या आया सर? न्यू, जियो, है ना, जो रिसेंट ट्रेंड में मार्केट कैटलिस्ट की तरह काम किया, डबल कर दिया पावर को, मार्केट में बातचीत बढ़ गया, मार्केट में हलचल बढ़ गया। तो एक एंटरप्रेन्योर ना वैसा ही होते हैं। हाँ बोलो। बायजूस। हाँ हाँ, हेलो, साउंड क्लियरली नहीं आ रहा है, बोलो प्रगति। बोल लो बायजूस। बायजूस, हाँ एकदम एजुकेशनल सेक्टर्स में, वेरी गुड सर। बायजूस एजुकेशनल सेक्टर्स में, स्पेशली साइंस फील्ड में, क्लास 1 से लेके 12 तक का जो एजुकेशन है, इसमें बायजू एक एजुकेशन में एक रिवोल्यूशन ला दिया सर, स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में रिवोल्यूशन ला दिया बायजूस। ऑब्वियसली बायजूस भी है। तो इसको कहते हैं इनोवेशन, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, एग्रेसिव कैटलिस्ट फॉर चेंज विद इन द मार्केट प्लेस, चैलेंज द अननोन एंड कंटिन्यूअसली क्रिएट द फ्यूचर। अननोन को चैलेंज करता है और कंटिन्यूअसली फ्यूचर क्रिएट करता है, कंटिन्यूअसली फ्यूचर क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है ना सर? ओके। तो मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है सर, जैसे कि एक मिसकंसेप्शन, पहला मिसकंसेप्शन क्या है? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स ओनली ए ग्रेट आइडिया। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास भी अच्छा आइडिया होता तो मैं भी बन जाता। ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स ओनली ए ग्रेट आइडिया, ऐसा रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सिर्फ ग्रेट आइडिया से काम नहीं बनेगा। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आसान है, एकदम मिसकंसेप्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज रिस्की गैम्बल, नहीं सर, ये कोई गैम्बल नहीं है, मिसकंसेप्शंस। एंटरप्रेन्योरशिप फाउंड ओनली ए स्मॉल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एक छोटा बिजनेस बना सकते हैं, ये भी मिसकंसेप्शन। Entrepreneurial ventures and small businesses are the same thing. Entrepreneurship ventures and small business are same thing. नहीं सर, दोनों सेम नहीं होता। एंटरप्रेन्योर में कुछ तो अलग बात होते हैं, चाहे छोटा करे या बड़ा। ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप है मतलब वो हमेशा बड़ा होगा, और ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा छोटा होगा। स्मॉल या बिग से आप एंटरप्रेन्योर को समझ नहीं सकते। आप इस तरह से बाइफरकेट नहीं कर सकते कि एंटरप्रेन्योर ने जो बनाया, एंटरप्रेन्योरशिप जो किया, उसमें स्मॉल बिग इज नॉट द बिग थिंग। इम्पैक्ट देखा जाता है, इम्पैक्ट देखा जाता है, सोशल प्रॉब्लम को देखा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम को देखा जाता है, नॉट ओनली सोशल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग देखा जाता है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन मार्केट में लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक चलता है। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंड सेट है, एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंड सेट है। आई होप आप समझ पाओगे कि ये देख सकते हो आप, यहाँ पर एक रस्सी के ऊपर से चल रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है इसका बैलेंस किस पे डिपेंड करता है? ये जो बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस किस पे दिमाग पे डिपेंड करता है? इसके शरीर के हल्कानेस पे,
बॉडी वेट डिपेंड करता है या फिर माइंड डिपेंड करता है? व्हाट डू यू थिंक? क्या कोई पतला आदमी होगा तो ज्यादा हाँ कर लेगा? माइंड पे डिपेंड। माइंड पे डिपेंड करता है। बॉडी वेट इज एज अ जस्ट मतलब एक क्राइटेरिया हो सकता है मे बी, बट डिपेंड, ऐसा नहीं कि मोटा आदमी नहीं कर सकता, ठीक है, एनीबडी कैन, बट सीरियसली माइंड गेम है सर। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर देन द मेयर क्रिएशन ऑफ बिजनेस। ये सिर्फ बिजनेस क्रिएशन नहीं है, सीकिंग अपॉर्चुनिटीज, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना होगा। टेकिंग रिस्क बियॉन्ड सिक्योरिटी, टेकिंग रिस्क बियॉन्ड सिक्योरिटी मतलब अगर आप बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाओगे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी सीकर होना चाहिए। सीकर मतलब समझते हो ना? जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा इंस्टीट्यूट का नाम KSG स्क्वायर है, और KSG स्क्वायर का ये जो S है, S का मतलब सीकर है, नॉलेज सीकर्स गेनर्स। ये एक्चुअली ऐसा था KSG स्क्वायर, KSG, जी के सर पे स्क्वायर था, लेकिन ये टाइपिंग में दिक्कत होता है इसलिए स्क्वायर ऐसा कर दिया गया। तो K फॉर नॉलेज, ऐसे ही बस बता रहा हूँ सर क्यों नाम ऐसा दिया मैंने और मैम ने। नॉलेज सीकर, गेनर एंड गिवर। तो ये सीकर का मतलब होता है ट्रूथ सीकर। ये सीकर का मतलब होता है ट्रूथ सीकर। जो लोग सच ढूंढता है वो सच में कुछ बना सकता है, और जो सच्चाई के लिए भागते हैं ना, वो कभी भी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचता कि अगर मैं ये कर लिया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, अगर मैं वो कर लिया तो शायद मुझे दिक्कत हो जाएगा, मेरा ये पढ़ाई खराब हो जाएगा, मेरा वो पढ़ाई खराब हो जाएगा। नहीं सर, ज्यादा सिक्योर्ड माइंड का ना इंसान ज्यादा देर तक बढ़ नहीं सकता। टू मच सिक्योरिटी अच्छा बात नहीं है कि बस एक घर हो जाए और कुछ खाना मिल जाए, जिंदगी सेट। एक्चुअली जिंदगी कभी, लाइफ कभी सेट नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। सीरियसली लाइफ कभी भी सेट नहीं होता। लाइफ में जो हमेशा लाइफ में, अच्छा एक चीज बताओ, अगर लाइफ सेट हो जाएगा तो फिर लाइफ कैसा? तो फिर एक लाइफ और नॉन लाइफ में फर्क क्या होगा? प्लीज टेल मी। ये बहुत लोग सोचते हैं ना, क्या मैं गलत बता रहा हूँ? लाइफ और नॉन लाइफ चीजों में फर्क क्या हो जाएगा अगर लाइफ सेट हो जाएगा तो? फिर एक नॉन लाइफ चीज के साथ एक लाइफ वाला चीज में क्या फर्क रह जाएगा? प्लीज टेल मी। हम लोग बोलते कि नहीं बोलते कि लाइफ सेट हो जाएगा? क्या सच में लाइफ सेट होता है? आस्क योर पेरेंट्स। कभी अपने माँ पापा से पूछना, क्योंकि वो लोग जिंदगी ज्यादा देखे हैं। तो जब उन्होंने अपना बचपन से लड़ाई चालू किया था लाइफ में एस्टेब्लिश करने का, आप उनको पूछना, क्या पापा या माँ आप लोग एस्टेब्लिश हो गए? देखना तो क्या जवाब देता है वो। कि वो अभी भी बोलता है कि हाँ दे आर एस्टेब्लिश, और या फिर वो ऐसा जवाब देता है, नहीं बेटा वी आर स्टिल फाइंडिंग, वी आर स्टिल ट्रूथ सीकर। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है माँ पापा क्या जवाब देंगे? कि दे आर एस्टेब्लिश और दे आर स्टिल ट्रूथ सीकर, अभी भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। क्या उनका लाइफ सेट हो गया? जैसे आप लोग अगर इस उम्र में सोचते हो कि आपका लाइफ को सेट करना है, तो क्या सच में लाइफ को सेट किया जा सकता है? क्या अंबानी इतना बड़ा, इतना करोड़पति है सर, लाखों बिलियन ट्रिलियन डॉलर का ओनर है, क्या अंबानी का लाइफ सेट है? मतलब हम लोग तो पैसे से सब कुछ मेजर करते हैं ना। तो अंबानी रिचेस्ट है दुनिया का, मतलब इंडिया तो वर्ल्ड में टॉप करता है, टॉप 10 में है, इंडिया में टॉप है सर। तो क्या अंबानी का लाइफ सेट है? व्हाट डू यू थिंक? नॉट पॉसिबल सर। लाइफ को कभी सेट नहीं किया जा सकता। इसलिए बियॉन्ड सिक्योरिटी जाना हमेशा एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ा चीज होते हैं। मतलब जो सिक्योर मतलब बियॉन्ड सिक्योरिटी जा सकता है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सिंपल बात है। ओके, और एक पॉइंट, हैविंग द टेनेसिटी। हैविंग द एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट देखो, हैविंग द टेनेसिटी टू पुश एन आइडिया थ्रू टू रियलिटी। मतलब एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ना ये टेनेसिटी होना चाहिए कि एक आइडिया को वो रियलिटी में बदल दे। मतलब जो आइडिया आपके दिमाग में आया है ना, उसको रियलिटी में बदलना है, तो वो एंटरप्रेन्योर है। मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग में ही रह गया, ठीक है? दिमाग में रह के कोई फायदा नहीं है, बस बोलचाल करके फायदा नहीं है। यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप उसको रियलिटी में बदल नहीं सकते तब तक आप क्या एंटरप्रेन्योर बनोगे? एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट। ये एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है दैट परमिट्स एन इंडिविजुअल्स बिजनेस इन एन इनोवेटिव मैनर। ये एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है जो परमिट करता है इंडिविजुअल्स बिजनेस को एक इनोवेटिव मैनर पे। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सर। सर ये अंडा देख रहे हो? आप लोगों ने एक गाना सुना, आओ सिखाओ ये अंडे का फंडा? हाँ सुने हो क्या? ऐसा है गाना, आओ सिखाओ ये अंडे का फंडा,
सुने हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। तो बेसिकली वही है सर, एंटरप्रेन्योरशिप ना वही अंडे का फंडा है। आओ सिखाओ ये अंडे का फंडा। तो थिंक योर आइडिया विल चेंज द वर्ल्ड। सीरियसली, जो भी दिमाग में है आपका, वॉट एवर यू वांट टू बी, अपने दिल पे हाथ रखो और अपने दिमाग पे भरोसा रखो। ठीक है, अपने दिल पे हाथ रखना मतलब दिल को हमेशा कंट्रोल के साथ रखना और दिमाग पे हमेशा भरोसा करना। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको कि मे बी यू आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं सोचना है। अरे भाई, दुनिया के में किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। चलो यही से पॉइंट में आज बातें होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बना जाता है, और तभी आपको एंटरप्रेन्योरशिप जिंदगी में कभी भी मतलब अगर आप यही टॉपिक को बार बार अपने दिमाग में दोहराओगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपको एग्जाम एज वेल एज रियल लाइफ दोनों में बहुत हेल्प करेगा। और मैं चाहता हूँ कि हर एक के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एबिलिटी हो, क्योंकि लाइफ में रिस्क टेकिंग पावर जिसके अंदर जितना होता है ना, वो बंदा उतना आगे चलता है। लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप एवरेस्ट से कूद जाओगे। सर, रिस्क लेने के लिए बोल रहा हूँ, क्या एवरेस्ट से कूद जाओगे? नो हाँ, सर। रिस्क लेने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एवरेस्ट में जाओगे और वहां से छलांग मार दी, ये कोई थोड़ी ना रिस्क होता है। चलो माउंट एवरेस्ट में थोड़ा जाते हैं, मन हो गया सर एवरेस्ट देखने का। देखना चाहोगे एवरेस्ट? चलो सर, बहुत जल्दी जा रहा है एवरेस्ट। अरे बाप रे बाप, कुछ देख पा रहे हो सर एवरेस्ट? ये लोत्से है, ये देखो, ये हिलारी पीक है, एडमंड हिलारी यहाँ पर जाके झंडा गड़ा था। और एक होगा, ये नुप्से है, ये देखो, ये है माउंट एवरेस्ट। यहाँ से कूद जाओगे क्या रिस्क लेने का मतलब? ऑब्वियसली नहीं, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, तभी जाके आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। चलो सर, आई होप आपने माउंट एवरेस्ट का एडवेंचर उठा लिए सर। फिर से हम लोग चल जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, फिर बीच में फिर से कुछ देखने का मन होगा तो देखने आ जाएंगे सर। सर ऐसे देखने में अच्छा लगता है। हेलो, यस सर। ऐसे बीच बीच में कहीं पर घूमने चले जाते हैं, अच्छा लगता है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मेरा ना दिल में ऐसा होता है, सीरियसली माई हार्ट इज बीटिंग। मतलब जब भी ऐसे हिमालय में जा रहे हैं ना, या फिर कहीं पर भी कुछ मतलब स्पेशल चीज देखने का मन करता है ना, तो मेरा हार्ट बीट करता है कि भाई यहाँ अभी जैसे लगता है कि मैं सच में पहुंच गया उधर। और 3D पिक्चर में तो और गजब लगता है। तो थिंक योर आइडिया विल चेंज द वर्ल्ड, जैसे गूगल का आइडिया चेंज कर दिया दुनिया को। एंटरप्रेन्योर इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्रेप्रेन्योर। ये एक वर्ड है सर, एंट्रेप्रेन्योर। ठीक है, ये वर्ड से ही एंटरप्रेन्योरशिप आया है। तो एंटरप्रेन्योर इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच एंट्रेप्रेन्योर। ऐसे ही बोलते हैं फ्रेंच लोग, ऐसे ही बातें करते हैं, एंट्रेप्रेन्योर ऐसे ही बोलते हैं। मीनिंग टू अंडरटेक, इसका मतलब क्या है? टू अंडरटेक। ठीक है, बाद में इंग्लिश वाले लोग क्या किया, उसको अपना लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योर बना दिया, उनको एंट्रेप्रेन्योर थोड़ा टफ लग गया तो दे चेंज इट एंटरप्रेन्योर। So the entrepreneur is one who undertakes to organize, manage and assume the risk of a business. Although no single definition of entrepreneur exists and no one profile can represent today's entrepreneur. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। हेलो, समझ रहे हो पॉइंट? नो वन प्रोफाइल मतलब आप ऐसा नहीं कि आप बाइजू को एंटरप्रेन्योर बोलोगे, अंबानी को एंटरप्रेन्योर नहीं बोलोगे। हाँ, अगर आप बाइजू के एंटरप्रेन्योर बोलोगे, अंबानी, अब अंबानी क्या चीज का? ये एजुकेशन फील्ड के साथ है, ये तो सर बहुत सारा चीज के साथ है, ये डेटा के साथ है, ऑयल के साथ है, ये टेक एजुकेशन के साथ है, ओयो होटल के साथ है। मतलब आप समझ रहे हो? हाँ, मतलब आप ऐसे मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई ये है एंटरप्रेन्योर, वो है एंटरप्रेन्योर। तो देयर इज नो वन प्रोफाइल कैन रिप्रेजेंट टुडेज एंटरप्रेन्योर। रिसर्च इज प्रोवाइडिंग एन इंक्रीजिंगली शार्पर फोकस ऑन द सब्जेक्ट। इस मैटर पे फोकस चल रहा है, बहुत रिसर्च चल रहा है। ठीक है, चलो सर, अंडे का फंडा समझ लेते हैं और बच्चे अच्छे से। ये देखो एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, देख पा रहे हो सर? एंटरप्रेन्योर खींच रहा है, रस्सी से खींच रहा है अपना दिमाग को। एंटरप्रेन्योरशिप, रॉबर्ट सी रॉनस्टैट कहता है, कि डायनामिक प्रोसेस ऑफ विजन change and creation for incremental wealth
तो वेल्थ इज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स, वेल्थ क्रिएट करता है इंडिविजुअल्स हु एज्यूम मेजर रिस्क इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, टाइम एंड और करियर कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब आपको ऐसे करके वेल्थ आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप कोई भी काम को एक मेजर रिस्क टेकिंग करोगे, प्रॉपर इक्विटी के साथ, मतलब एक इक्वल बेसिस में। इक्विटी मतलब क्या होता है सर? ओनरशिप, इक्वल ओनरशिप के थ्रू से, मतलब एकदम इक्वल नजर से देखना है, टाइम देना है, करियर कमिटमेंट करना है। बिना करियर कमिटमेंट का लाइफ में कुछ नहीं हो सकता सर। अगर वॉट एवर यू वांट टू बी, यू हैव टू गिव सम कमिटमेंट टू योर, मतलब इन योर करियर। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना सर, मतलब कौन सा कोर्स करने से अच्छा नौकरी मिलेगा? Which course give you a better job? सर मैं सही बोल रहा हूँ, बताइएगा। Which course provide you or give you better job? क्या ये एक ट्रेंड चल रहा है? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. कौन सा कोर्स करने से ज्यादा पैसा मिलता है? मतलब ये फैमिली भी ऐसे सोचते हैं, कहीं किसी की कोई पेरेंट्स भी ऐसे सोचते हैं। अगर कोई अच्छा सोचते हैं तो रियली थैंकफुल टू देम। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सीरियसली कोई कोर्स आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता है। कोर्स नहीं, क्या चूज करना चाहिए सर? करियर चूज करना चाहिए। डोंट चूज कोर्स, चूज करियर। बिकॉज अगर आप अपना करियर चूज करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली कोर्स में भी सक्सेसफुल बन जाओगे। कोर्स करने से कभी सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। करियर चूज करना मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई आपके अंदर है क्या। आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यू हैव टू फाइंड आउट योर करियर कि भाई कौन सा चीज आपको, मतलब कौन सा चीज को लेके चलोगे तो आपका जिंदगी में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। करियर चूज करना चाहिए, कभी कोर्स चूज करना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है ना, लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। सबको ये सोच के पड़ा हुआ है कि नहीं ये एक अच्छा कोर्स करेंगे तो जॉब मिल जाएगा। अगर मैं कॉमर्स फील्ड का बात करूं, बिकॉज आई एम स्पेशलाइज्ड इन दिस सेक्टर्स, तो जैसे मैं आपको बता सकता हूँ देयर आर वेरियस ऑफ कोर्स इन द कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सर आप कॉमर्स में अकाउंट्स का काम सीख सकते हो, आप टैक्स का काम सीख सकते हो, जिसमें आपको 2 पार्ट मिल जाएगा। वन इज इनकम टैक्स, अनदर इज जीएसटी। ये सब का कोर्स चल रहा है। आप मार्केटिंग में जा सकते हो। अच्छा, अकाउंट्स के साथ साथ ऊपर में फाइनेंस भी बता देता हूँ। फाइनेंस एक अनदर एरिया है। इन्वेस्टमेंट का एक अलग कोर्स होता है। इन्वेस्टमेंट में अगर मैं बात करूँ तो NISM है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। NISM है, स्टॉक मार्केट एक बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत लोग पसंद करते हैं इस फील्ड को। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं पैसा आएगा, बट पैसा नहीं आता है। वो सोचते हैं कोर्स करके स्टॉक मार्केट में वो लाखों करोड़ों कमा लेंगे। नहीं सर, स्टॉक मार्केट को अगर करियर लेता है तभी वो कमा सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर मैं मार्केटिंग के पॉइंट पे जाऊँ तो मार्केटिंग में अगर आप देखो तो डिजिटल मार्केटिंग इज देयर, वेब डिजाइनिंग इज देयर, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, ये भी थोड़ा कॉमर्स के साथ साथ चल रहा है सर। तो आप देख सकते हो, मैं बस 2-3 मिनट में आपको इतना सारा चीज बोल दिया। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल डिजाइनिंग बोल के कोर्स चल रहा है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्स। मतलब आप क्या करोगे, तो ये सब शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारा है, मैं आपको बोलूंगा तो थक जाएंगे। तो पॉइंट क्या है सर? आप चार्टर्ड बन सकते हो, आप CMA बन सकते हो, आप सीमा लंदन बन सकते हो, आप CFA बन सकते हो, आप CS बन सकते हो। मतलब मैं खत्म नहीं, मैं आप IIBF कर सकते हो। लॉट्स ऑफ थिंग मैं आपको खत्म नहीं कर सकता। सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, सब सरकारी है। कोई एकदम कोई बेसिक, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे रास्ते में आ गया और कर लिया, ऐसा नहीं। सब गवर्नमेंट टाइप का है। There are lots of things, but course is not important, sir. Career is important. Sir, please try to understand what I want to say. हमेशा करियर चूज करना। इसलिए देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहता है कि आपको अगर अपने लाइफ में कुछ करना है तो करियर कमिटमेंट बहुत जरूरी है। प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। द प्रोडक्ट और सर्विस इटसेल्फ में और मे नॉट बी न्यू और यूनिक। हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आप बिजनेस करना चाहते हो, वो प्रोडक्ट और सर्विस इटसेल्फ में और मे नॉट बी न्यू, हो सकता है वो नया नहीं है, वो यूनिक भी नहीं है, बट द एंटरप्रेन्योर मस्ट समहाउ इन्फ्यूज वैल्यू बाय सिक्योरिंग एंड एलोकेटिंग द नेसेसरी स्किल्स एंड रिसोर्सेज। चलो एक चीज देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीजें आपको साथ शेयर करता हूँ। आप लोग मानते हो कि फ्लिपकार्ट जो बनाया वो एंटरप्रेन्योर है, ये मानते हो कि नहीं मानते? Yes, Yes, sir. sir. मानते हो।
मुझे एक चीज बताओ, फ्लिपकार्ट में जो चीज मिलता है, ये जो जितना सारा चीज आपके आंखों सामने दिख रहा है, क्या फ्लिपकार्ट सेल करने से पहले ये सब चीज मार्केट में नहीं बिकता था क्या? सारा का सारा प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल था, Yes, या sir. फिर फ्लिपकार्ट ही सेल कर रहा है फर्स्ट टाइम? तो कॉन्सेप्ट ये कि फ्लिपकार्ट कोई न्यू या एंटिक चीजें नहीं कर रहा है, कोई इनोवेशन नहीं है इसमें। इनोवेशन एक ही है, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट जो है, ये जो इनका flipkart.com है, दिस कॉन्सेप्ट इज न्यू। तो लेकिन जो सेल कर रहा है वो न्यू नहीं है। चलो और एक कंपनी की तरफ लेके जाते हैं, मतलब जो न्यू नहीं है फिर भी यूनिक नहीं है, फिर भी चल रहा है। हाँ, पेटीएम आप थोड़ा यूनिक बोल सकते हो, है ना? पेटीएम का कॉन्सेप्ट यूनिक है, बिकॉज पेटीएम इससे पहले हम लोग कभी सोचते नहीं थे ना। पेटीएम में जिस तरह से आजकल आज के डेट में यूपीआई ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, ये जो पेटीएम का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा यूनिक है मुझे लगता है। सीरियसली लास्ट 5-6 ईयर्स में, 10 ईयर्स में ये थोड़ा चेंजेस है। लेकिन मैं अगर आपको बिग बास्केट की तरफ लेके चलूं, बिग बास्केट ये क्या चीज का बिजनेस करता है सर? क्या ये सब चीज मार्केट में नहीं बिकता है? प्याज, गाजर, टमाटर, आलू, परवल, हाँ नहीं बिकता है सर? सब कुछ बिकता है। देखो ये सब पहले से भी था। चलो फूड ग्रेन्स में चलते हैं। फूड ग्रेन्स में क्या मिलेगा? आटा, सूजी, मैदा, देख सकते हो आप। हाँ, ये सब नहीं मिलता है सर नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में। तो बिग बास्केट ने ऐसा क्या कर दिया? हेलो सर, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर तो बेसिकली सर कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई यूनिक होगा तभी बिजनेस होगा। नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी एकदम नहीं है कि न्यू होगा तभी यूनिक होगा, ऐसा नहीं है। आप पुराना चीज को भी ना न्यू बना सकते हो सर। यू कैन बिल्ड ए ओल्ड थिंग इन अ न्यू कॉन्सेप्ट, तब भी आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे, तब भी आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। बहुत किस में क्या होता है ना, हम लोग सामने जो चीज होते हैं ना उसको नहीं देख पाते, दूर का सोचते रहते हैं। दूर का चीजों को मतलब सामने देखने को बोलते हैं सर विजन, और सामने वाला चीज को भी आपको दूर तक लेके जाने को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। समझ रहे हो सर? सामने वाला चीज को दूर तक लेके जाना है, दैट मींस योर ऑब्जेक्टिव शुड बी हाई। जो आपके पास है उसको बहुत दूर तक लेके चलो। और विजन मतलब क्या है सर? कि आप दूर का चीज है उसको पास लाओ, जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं उसको आप देखो, दैट इज विजन। आई होप आप समझ पा रहे हो सर। तो रिक्वायर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी एंड पैशन। एनर्जी होना चाहिए सर। क्या है ना, हम लोगों का नींद भी नहीं खुलता, ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। पैशन होना चाहिए टुवर्ड्स द क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस भी क्रिएटिव होना चाहिए ना। आपको बता दूं कि ये आप देख पा रहे हो सर, ये एक ईमेल का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ईमेल का लोगो है ना सर? Yes, sir. आपको बता दूं कि गूगल में जब 2004 में सुंदर पिचाई इंटरव्यू दिया था, गूगल सिर्फ उससे पहले एक सर्च इंजन था सर, नथिंग मोर देन दैट। तो गूगल को पूछा गया था कि ऐसा क्या चीज़ें हैं जो गूगल में होना चाहिए। तो गूगल सुंदर पिचाई ने जवाब बहुत अच्छा दिया था, लैरी पेज और उनके टीम को, कि आप लोगों के पास कुछ ऐसा चीज़ें नहीं है जो गूगल के पास होना चाहिए। जैसे उस टाइम पे इसके पास ये नहीं था सर। सर ये क्या देख रहे हो सर, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ सर? गूगल क्रोम नहीं था, उन्होंने कहा था अपना ब्राउजर होना चाहिए। बिकॉज 2004-5 में ना ये इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, तो वो बोलता था कि अगर लोग गूगल में जाना चाहेगा तो लोगों को गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर देना चाहिए। अगर एंट्री पॉइंट भी गूगल से हो तो मजा आ जाएगा। और एक चीज गूगल को दिया था, क्या जानते हो? जो गूगल बना रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया था, ये सर जीमेल, दिस वन। ये जीमेल देखो, ये देख सकते हो आप। ऑन April 1, 2004, मेरा डेटा एकदम सही है, एंडेड इट्स टेस्टिंग फेज ऑन 2009। आप समझ पा रहे हो, एकदम सही डेटा था मेरा, मतलब डेट भी सही था। 2004 में चालू हुआ और 2009 में ये कंप्लीट हुआ टेस्टिंग फेज। और जो बेसिकली पिचाई के अंडर पे ज्यादा हुआ, क्रिएटेड बाय पॉल बुचिट, तो इसमें पिचाई भी काफी हेल्प किया था सर। ये प्रोग्रामिंग किया गया है सर, जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, ये सब में प्रोग्रामिंग है ये पूरा का पूरा। जो लोग प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत स्कूल लेवल में किए हो
या फिर आगे भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। आप लोग तो इंजीनियर नहीं हो सर, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम यूज करके किया जाता है। तो ये इसको कहते हैं इनोवेशन सर। ठीक है, तो जीमेल का कॉन्सेप्ट भी बहुत गजब का था, ब्राउजर का कॉन्सेप्ट भी गजब का था, तो इस पे आप लोग थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। ओके सर, चलो समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड। एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि भाई हाँ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेस कर रहा है। फर्स्ट, द विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे मैं आपको बोला था ना, देखो ये भी हिमालय में शायद खड़ा है, ऐसा नहीं किया कि वहां से छलांग मार दिया, कैलकुलेटिव रिस्क लेगा कि कैसे मारने से टूटेगा नहीं पैर, है ना। द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव वेंचर टीम। एक टीम बनाना होगा, वेंचर मतलब जो बिजनेस करता है। द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव वेंचर टीम। द क्रिएटिव स्किल टू मार्शल नीडेड रिसोर्सेज। मार्शल मतलब जरूरी चीजें इस तरह से आप करो ताकि आप हर एक चीज जरूरत के हिसाब से ला पाओ, जरूरत एज पर योर नीड, एज पर योर नीड। द फंडामेंटल स्किल्स ऑफ बिल्डिंग ए सॉलिड बिजनेस प्लान, ये होना चाहिए। एंड द विजन टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी वेयर अदर्स सी chaos। आपके पास ये विजन होना चाहिए कि जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है बट बाकी लोगों को chaos और कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है एंड कंफ्यूजन हो रहा है। जिसमें दुनिया को कंफ्यूजन है, अगर उसमें आप सोच सकते हो, विपिन आपका पेरेंट्स को भी कंफ्यूजन लगेगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। शायद पेरेंट्स मेरा ये बात समझ ना पाए, बट सीरियसली जो सच में दूर का देखता है ना वो लड़ता है, दुनिया से लड़ता है। दुनिया मतलब समझ रहे हो ना, पेरेंट्स है, दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत मतलब क्लोज इंसान से भी आपको लड़ाई करना हो सकता है। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स के साथ मतलब झगड़ा करना या उनको छोड़ के कहीं चले जाना, नॉट लाइक दैट। झगड़ा इन द सेंस अपने बात पे अड़े रहना और अपना सक्सेस को चूमना, दैट इज कॉल्ड विजन। अपॉर्चुनिटी वेयर अदर्स सी chaos, जहां बाकी लोगों को chaos दिखता है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, बाकी लोगों को कंफ्यूज लगता है, बट आपको पता है कि आपको क्या बनना है। सर अभी मैं आप लोगों को किसी के साथ झगड़ा करने नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट माई मोटो। आई जस्ट वांट टू से इफ यू रियली बी एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ, अगर आप जिंदगी में सच में कुछ खास करना चाहते हो तो आप सीरियसली ये मेथड यूज कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल यूज करूंगा, अब देखना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बताना सर इनको जानते हो कि नहीं जानते, सर इनको पहचानते हो? है सर। कौन है ये लड़की? सर मालाला। सब कोई जानते हो इनको या किसी को किसी ने Yes, फर्स्ट टाइम देखा? मैं जानती हूँ। जानते हो सर, वेरी गुड सर। सीरियसली मतलब जितना तारीफ किया जाए कम है सर। पाकिस्तान से है, स्वाट से है, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर, यंगेस्ट एवर नोबेल पीस प्राइज विनर। सर तालिबान से लड़ा था सर, तालिबान से, कैन यू इमेजिन? तालिबान से गोली खाया था सर, कंधे पे, आई थिंक सर पे ही लग जाता। बट एक स्कूल चलाने के लिए, इनका पापा का एक स्कूल था सर, इनका एक पापा का स्कूल था जहां पर वो मॉडर्न एजुकेशन देते थे, बट तालिबान का मानना है कि मॉडर्न एजुकेशन नहीं चलेगा। सिर्फ स्कूल चलाने के लिए इनको गोली खाना पड़ा। आई होप कि एक दिन ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, सीरियसली। इनका भी ड्रीम है, जानते हो, इनका भी ड्रीम है। अभी तो बड़े हो चुके हैं सर, 21 22 के होंगे अभी। सोशल एंटरप्रेन्योर है सर, यंगेस्ट एवर नोबेल पीस प्राइज विनर, सोशल एंटरप्रेन्योर है। आप समझ सकते हो कि क्या दम है इनमें, मतलब जितना कम बताओ उतना कम है। तो ये ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब इनका अपने बातों पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है। ये दुनिया से लड़ सकता है सर, सीरियसली। ये तालिबान से लड़ सकता है, ही सी इज मलाला। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इनको जानते हो सर? स्टीव जॉब्स। Yes, sir. आप लोग जो ट्रेंडी फोन यूज करते हो ना, आईफोन, ये आईफोन इन्होंने बनाया था। ये आईफोन इन्होंने बनाया था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं को है, बट को फाउंडर है बिकॉज पैसा किसी और का था।
इनका बायोलॉजिकल मदर अलग है और इनका मतलब जिन्होंने इनको पाला वो अलग है। बायोलॉजिकल मदर प्री मैरिज स्टेज में इनको जन्म दे दिया था सर, तो बाद में उनका बायोलॉजिकल मदर जो थे उन्होंने ऐसा एक पेरेंट्स ढूंढ रहा था जो सच में स्टीव को पढ़ा सकता है, बिकॉज बायोलॉजिकल मदर दिल का बहुत अच्छे थे, वो हमेशा चाहते थे कि जो स्टीव को ग्रेजुएट बनाएगा मैं उन्हीं को स्टीव को देना चाहता हूँ। तो फिर पहले एक रिच पेरेंट्स को दिया, देने के बाद वापस ले लिया। क्यों जानते हो? क्योंकि उनको लगा कि वो रिच है बट वो स्टीव को वो चीज़ नहीं सिखा पाएगा जो शायद उनको चाहिए, जो बायोलॉजिकल मदर ऑन दैट टाइम अपना साहस नहीं जुटा पा रहा था। फिर बाद में मतलब इनका कहानी कुछ कृष्ण भगवान का जैसा है। अगर आप लोग कृष्णा का कहानी जानते हो, भगवान कृष्ण जो हम लोग जिनको पूछते हैं, कृष्णा वासुदेव का पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने मतलब यशोदा माता के पास पले बड़े हैं, तो काइंड ऑफ वही कॉन्सेप्ट है इनका। और इनके लाइफ में भी कृष्ण भगवान का टेम्पल का बहुत बड़ा कहानी है। खाने को नहीं मिलता था सर। कैलिफोर्निया में एक टेम्पल है सर, इस्कॉन टेम्पल, मैं आपको लेके चल सकता हूँ। हर संडे यहाँ पर खाना मिलता था। वो खाना खाने के लिए वो वहां पहुंचता था। मतलब इतना गरीबी से इन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप दिया। इस्कॉन नियर कैलिफोर्निया में लेके चल रहा हूँ आपको। देखो जो कैलिफोर्निया का इस्कॉन टेम्पल में एक्चुअली भगवान कृष्ण भगवान का ही पूजा होता है। ये देखो सर, आई थिंक यहीं पर इस्कॉन सिलिकॉन वैली यहीं पर कोई होगा सर, एग्जैक्टली नहीं पता, बट हो सकता है यहीं पर कुछ एरिया है। कितना सारा इस्कॉन है देख सकते हो आप। देयर आर लॉट्स ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन मतलब आप लोग इस्कॉन का हेडक्वार्टर कहाँ जानते हो? पश्चिम बंगाल में सर, मायापुर। नाम सुने हो सर आप लोग? मायापुर जानते हो? हाँ सर। वो मायापुर इसका हेडक्वार्टर है और ये दुनिया भर में अपना टेम्पल्स और कल्चर को फैलाते हैं। अच्छा बुरा मुझे नहीं पता सर, पर कृष्ण भगवान का टीचिंग सिखाना इनका मेन काम होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यूएस में इस्कॉन कहाँ कहाँ है। इस्कॉन बार्कले, इस्कॉन सिलिकॉन वैली, ये कैलिफोर्निया में है। इस्कॉन लॉस एंजल्स में है। इस्कॉन लोगवाना बीच में है। देयर आर लॉट्स ऑफ हरे कृष्णा टेम्पल। ठीक है, लॉट्स ऑफ हरे कृष्णा टेम्पल। ये देखो हरे कृष्णा टेम्पल्स, ठीक है, सान दिएगो में है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ। तो मतलब यहाँ का लोग बहुत प्यार करते हैं इन कल्चर के साथ। तो यहाँ पर खाना मिलता था इनको, स्टीव को, तो वो संडे में एक बार जाके अच्छा खाना खाता था। पापा का गैरेज था टूटा फूटा, वहीं से बनाया था मैकिंटोश, बाद में बना आईफोन। तो ये भी एंटरप्रेन्योर है सर, प्रॉब्लम सॉल्व किया। जो कॉलेज में पढ़ता था, मैं आपको कॉलेज में लेके चलता हूँ। एंटरप्रेन्योर का कहानी थोड़ा बहुत दिखाने से आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी नाम सुने हो क्या? नाम सुने हो सर कोलंबिया यूनिवर्सिटी का? यस सर। आई होप यही वाला होगा, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग। बट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ने का इनको मौका मिला था। थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा सर, एक बार देख लेते हैं। ड्रॉप आउट थे, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट थे। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। मतलब इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था सर। मतलब निकाल मतलब फीस नहीं भर पाया था। सर उसी कॉलेज में शायद एक फ्री एजुकेशन देता था, तो ये फ्री, वो हाँ हाँ हाँ, फ्री। ये देखो, ये थिंक, ये देखो मैंने जो बोला, ओ सॉरी कोलंबिया नहीं सर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। In September 1962, Jobs enrolled at Reed College, Portland, Oregon. He insisted applying only Reed, although it was expensive school that Paul and Clara could ill afford. Jobs soon befriended Robert Finland, who was Reed student body president at the time. ये देखो यहाँ पर बता सकता है, यहाँ पर he continued to attend by auditing his classes, which included a course of calligraphy. वो calligraphy का एक free course चलता था, ठीक है, Reed College. After just one semester, Jobs dropped out of Reed College without telling his parents. Jobs later explained that he decided to drop out because he did not want to spend his parents' money on an education that seemed meaningless to him. He continued to attend by auditing his classes, which included a course on calligraphy. Calligraphy मतलब सर वो मतलब ये देख सकते हो आप, इज ए विजुअल आर्ट रिलेटेड टू राइटिंग। ये जो राइटिंग का मतलब जैसे कि हम लोग ये जो टाइपराइटर में जो
टाइप करते हैं ना कंप्यूटर में, इसका जो टेक्नोलॉजी है आप देख सकते हो एप्पल में कितना सारा वेरिएशंस है विद ब्रॉड टाइप इंस्ट्रूमेंट, ब्रश और अदर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक फ्री कोर्स चलता था, तो इसको बाद में इन्होंने कंप्यूटर में कन्वर्ट किया। ये देख सकते हो आप यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने बाद में स्पीच में बोला था 2005 में, जॉब स्टेटेड दैट ड्यूरिंग हिज पीरियड ही स्लेप्ट ऑन फ्लोर इन फ्रेंड्स ड्रोम रूम्स, रिटर्न cook bottles for food money and got weekly free meals at the local Hare Krishna temple। ये देखो इस्कॉन देख रहे हो सर, कहानी एकदम सही था। गौड़िया वैष्णव रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन, ठीक है। And Job said, if I had never dropped in that single calligraphy course in college, the Mac would or have never had multiplied typefaces or proportionately spaced fonts। मतलब ये मैक के लैपटॉप में जो टाइप फेसेस प्रोपोर्शनल स्पेस फॉन्ट है, मतलब जिस तरह का कॉन्सेप्ट ये यूज करते हैं, शायद ये कभी ना बनता अगर वो कॉलेज से ड्रॉप आउट ना होता। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो। रीड कॉलेज सर, नॉट मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, कोलंबिया बोल दिया। ठीक है, रीड कॉलेज था। बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक उनको ग्रेजुएशन डिग्री दिया गया था, रेस्पेक्टेड ग्रेजुएशन डिग्री दिया गया था। तो आप समझ सकते हो ना एंटरप्रेन्योर कैसे बन रहा है सर। I hope you all understand entrepreneurs की कहानी। तो the willingness to take calculated risk in terms of time, equity, career, the ability to formulate an effective venture team, to creative skill, to marshal needed resources, the fundamental skills of building a solid business plan, the vision to recognize opportunity where others see chaos, contradiction and confusion. An integrative model of entrepreneur inputs and outcomes। चलो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक एंटरप्रेन्योर एबिलिटी में आप किस तरह से कुछ देख सकते हो। देखो, इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योर इनपुट एंड आउटकम्स। इनपुट क्या देना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को? एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, एनवायरमेंट पे जो भी मिलता है उसको लेना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, उसमें आइडेंटिफाई होता है अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल्स होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें वो एसेस एंड एक्वायर नेसेसरी रिसोर्सेज एंड यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। और एंटरप्रेन्योर के इंटेंसिटी में क्या है? नंबर ऑफ इवेंट्स एंड डिग्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें उसका इनोवेशन बहुत जरूरी है, रिस्क टेकिंग जरूरी है एंड प्रोएक्टिवनेस जरूरी है। आउटकम क्या है? तभी बिजनेस होगा गोइंग वेंचर, वैल्यू क्रिएशन होगा, न्यू प्रोडक्ट आएगा, प्रोसेस होगा, टेक्नोलॉजीज बनेगा, प्रोफाइल एंड पर्सनल बेनिफिट भी बढ़ेगा, सबसे बड़ी चीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, रेवेन्यू ग्रोथ होगा। आज अगर मैं आपको एप्पल का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। एप्पल का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा दूं मैं आपको, आज आईफोन या एप्पल क्या है देखो एक बार, उसका वैल्यू देखो। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है आईफोन। आईफोन, आई थिंक आईफोन होगा या फिर बहुत वैल्यूएशन है सर आईफोन का, इसमें नहीं बोला है। आईफोन का होगा एप्पल, शायद मैं आपको पहले भी दिखाया था। ये देखो, ये एप्पल इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन क्यूपिट्रिनो, कैलिफोर्निया। It is considered one of the big technology companies alongside Amazon, Google, Microsoft and Facebook। ठीक है, it was incorporated Apple's computer as the market of personal computers। इसने ले लिया है। कितना लोग काम करते हैं सर एप्पल में? रेवेन्यू ग्रोथ देखो इसका 274.515 बिलियन, इतना बिलियन का इसका रेवेन्यू है। कैसा? 1,37,000 1,37,000 लोग इस पे काम करते हैं। तो आप समझ सकते हो ना कि किस तरह से एप्पल दुनिया भर में अपना यूज किया। ठीक है, किस तरह से ये अपना एंटरप्रेन्योर एबिलिटी को यूज किया। तो समझ में आ रहा है ना? एन इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरल इनपुट्स एंड आउटकम्स। ये अल्टीमेटली इनपुट में क्या क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं और उसका आउटकम में उसको क्या मिलता है। शायद आप एप्पल से समझ पा रहे हो। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ध्यान से देखना। 18th सेंचुरी मतलब हार्डली 70
1700 में क्या होता था, 19th सेंचुरीज में मतलब 1803 एंड लेट 1800s में क्या होता था, एंड 20th सेंचुरी दैट इज 1934 एंड 1964 के आसपास वाला टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या सोचा जाता था। रिचर्ड कैंटिल्टन एक इकोनॉमिस्ट था, कॉइन टर्म एंटरप्रेन्योर गो बिटवीन और बिटवीन टेकर, गो बिटवीन और बिटवीन टेकर मतलब जो कुछ लेता है। एंटरप्रेन्योर बियर रिस्क एंड प्लान्स, सुपरवाइजेस, ऑर्गेनाइजेस एंड ओन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है सर? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उनको उस टाइम पे यही सोचा जाता था सर कि वो सिर्फ गो बिटवीन और बिटवीन टेकर है जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का ओनर होते हैं। बट 1800 के आसपास वाला टाइम पे जाके 19th सेंचुरी पे जीन बैप्टिस्ट, अनदर इकोनॉमिस्ट, proposed that the profit of entrepreneurship were separate from profit of capital ownership. Entrepreneurship का profit अलग है capital ownership से. Distinction made between those who supplied funds and earned interest and those who profited from entrepreneurial ability. जो फंड दे रहा है वो अलग और जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट कर रहा है वो अलग, दोनों को अलग कर दिया। 20th सेंचुरीज क्या कह रहा है? जोसेफ शाम्टर इकोनॉमिस्ट है, describe entrepreneur as someone who is an innovator, someone who creatively distract, point to be noted sir। मतलब आप कुछ खत्म करोगे लेकिन कुछ नया बनाओगे, आप कुछ ना कुछ दुनिया से लोगे, नेचर से लोगे, but you will build something। पीटर ड्राकर एक फेमस मैनेजमेंट ऑथर है सर, मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। डिस्क्राइब द एंटरप्रेन्योर एज समवन हु मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटी। पीटर ड्राकर का कहना है एक एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो तो आप उसको मैक्सिमाइज करना। आई थिंक ये सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और पीटर ड्रकर बहुत रेस्पेक्टेड है मॉडर्न एरा में। ये लोग भी रेस्पेक्टेड थे सर अपने अपने टाइम पे, आज भी इनका बहुत रेस्पेक्ट है बिकॉज ये 1700s का टाइम चल रहा है और ये 1964 अभी 2020 चल रहा है। आजकल मॉडर्न मैनेजमेंट गुरुज तो और बेहतर बातें करते हैं, इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये कुछ माइलस्टोन वाला पॉइंट था। अब देखो सर स्मॉल बिजनेस पे आ गए ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस हैंड टू हैंड चलता है, बट ऑलवेज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर वेंचर्स में थोड़ा फर्क है सर। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर वेंचर्स आर डिफरेंस। स्मॉल बिजनेस इंडिपेंडेंटली ओन्ड होते हैं, ऑपरेटेड होते हैं, फाइनेंस भी किया जाता है इसमें, हैज fewer than 100 employees, does not engage in new or innovative practices, has relatively little impact on its industry। और एंटरप्रेन्योर वेंचर क्या होता है सर? An organization pursuing opportunities characterized by innovative practices, main goals are profitability and growth। main goals are profitability and growth। सोच रहे, देख रहे हो, एंटरप्रेन्योर ऐसे सोचते हैं सर। एंटरप्रेन्योर ऐसे सोचते हैं। सिर्फ यहाँ बैठ के एक सेल्फी लेना इज नॉट इनफ सर। नॉर्मली सब क्या करते हैं ना, सेल्फी खींच के चले आते हैं सर। रियल एंटरप्रेन्योर सेल्फी बनाते हैं, सेल्फी खींचते नहीं है सर। ओके, देख पा रहे हो सर करंट इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इनोवेशन है इसमें, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, चेंजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिवोल्यूशनाइजिंग, तब जाके आप एंटरप्रेन्योर हो जाओगे। नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स, ये स्टार्टअप कल्चर तो आप सुनते होंगे आजकल। हेलो सर, सुनते हो ना स्टार्टअप्स के बारे में बहुत? Yes, sir। तो ये स्टार्टअप क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Important because new firms contribute to economic development through benefits such as product process innovation, job creation, vital to the overall long-term economic health and communities, regions and nations। अगर आपका स्टार्टअप कल्चर अच्छा रहेगा, जैसे स्टार्टअप कल्चर में रिसेंट ट्रेंड में बहुत ग्रोथ किया, जैसे मैंने आपको कुछ नाम तो लिया, ओयो रूम, होटल चेन में बहुत अच्छा किया ये, वाओ मोमो, फ्लिपकार्ट, मैं आपको नाम इंडिया का बता रहा हूँ सर। देयर आर लॉट्स ऑफ, स्विगी है, स्विगी इंडिया का नहीं है ना, जोमेटो इंडिया का है, फूड पांडा इंडिया का था, ओला, ओला का नाम लेना चाहिए सर, पेटीएम है, और भी है, मुझे सब नाम याद नहीं आ रहे अभी, देयर आर और भी है, बिग बास्केट। रिसेंटली टाटा ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया बिग बास्केट पे, टाटा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया बिग बास्केट पे। तो इसको कहते हैं, मतलब अगर ये सब कंपनी रिसेंट ट्रेंड में बना तो क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ सर? जॉब क्रिएशन हुआ ना? Yes, sir।
वाइटल टू द ओवरऑल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ एंड कम्युनिटीज, रीजियंस एंड नेशंस, सबके लिए एक अच्छा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का करंट इंपॉर्टेंस यही है कि इनोवेट करता है, नॉट ओनली करंट, ऑलवेज करंट, नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स, जॉब क्रिएशन। एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। देखो सर, ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च, वेंचर फाइनेंसिंग, मतलब अगर कोई बिजनेस करते हैं उसमें फाइनेंस करना है। सोशल एंटरप्रेन्योर, जैसे कि मलाला सर, मलाला के साथ जॉइंटली, मलाला यूसुफजई, इनके साथ जॉइंट पीस नोबेल मिला था। सर नाम बता सकते हो? मलाला के साथ किसको मिला था पीस नोबेल? सर सत्यार्थी के नाम सुने हो सर? सर नहीं जानते सर, इंडिया का है। हाँ सर। सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, इनको ज्वाइंट की नोबेल पीस प्राइज मिला था। करेंटली 66 इयर्स एज है इनका। आप देख सकते हो इनको। सोशल एक्टिविस्ट है, कुछ नहीं करते सर, सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट है। इनका एक सबसे बड़ा काम अगर मैं आपको बोलूं तो जो बच्चे लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके चाइल्ड लेबर बनाया जाता है ना सर, चाइल्ड लेबर, या फिर उनको खराब काम में लगाया जाता है, गंदा काम में लगाया जाता है, ये गुंडा लोगों से लड़के ट्रैफिकिंग, आप देख सकते हो, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, ठीक है। सत्यार्थी अकेला अपने दम पे ग्लोबल मार्च किया था अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 80,000 किलोमीटर का ग्लोबल मार्च किया था across 103 countries to put forth global demand against all forms of child labor. This became one of the largest social movements ever on behalf of exploited children. The demand of the marchers, which include children and youth, particularly the survivor of trafficking or for forced labor, exploitation, sexual abuse, illegal organ transplant, armed conflict, etc., were reflected in the draft of the ILO Convention 192. मतलब इतना बड़ा काम किया था सर, इनका काम बहुत बड़ा है। सत्यार्थी भारत यात्रा बनाया था एक 19,000 किलोमीटर का, जिसमें इन्होंने चाइल्ड रेप, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, ट्रैफिकिंग के ऊपर काम किया है सर। बहुत महान काम करते हैं। सैल्यूट तो ऑब्वियसली बनता है इन लोगों को, मतलब एक सैल्यूट कोई काफी नहीं है सर, सीरियसली बहुत ही गजब का काम करते हैं। भगवान करे कि ऐसा लोग और अपने कंट्री में रहे और अच्छा अच्छा काम करे। नोबेल पीस प्राइज 2014 मलाला के साथ ज्वाइंटली मिला था इनको सेम टाइम पे। तो ये होते हैं सत्यार्थी। ये देखो, आप देख सकते हो मलाला के साथ इनका इमेज भी है। ये देखो, द पिक्चर वाज टेकन एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द डे ऑफ बिफोर द नोबेल दे रिसीव द नोबेल प्राइज 2014। देख सकते हो आप। देखो मलाला तब कितना छोटी थी, ओनली 14 ईयर्स ऑफ एज। सच में सैल्यूट करना चाहिए सर। यू डोंट नो, कभी हम लोग के अंदर भी भगवान इतना ताकत दे दे। आई होप आप सब में है, मुझे कम है सर, मैं चाहता हूँ भगवान से। ओके, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आप समझ रहे हो ना सर। वुमेन एंड माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स, क्या बताऊं सर, मलाला का नाम मैंने ऑलरेडी ले लिया आपके सामने। एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरियल बायजू का ऑब्वियसली एग्जांपल लेना चाहिए। फैमिली बिजनेस में रिलायंस का नाम ऑब्वियसली अच्छा है, टाटा इज ऑल्सो देयर, बिरला। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल मूवमेंट, अमेजन का नाम लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? एंटरप्रेन्योर कॉग्निशन, ठीक है, ये भी एक स्पेशल एरिया है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बिजनेस के अंदर कुछ नया करना, ठीक है, जैसे गूगल, फेसबुक जिस तरह से कर रहा है। सर एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये होता है ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च। समझ में आ रहा है सर? बताइएगा। यस सर। यस। मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप कॉग्निशंस का मतलब अगर मैं आपको बता दूं, कॉग्निशंस का एक स्पेशल मतलब होता है कि भाई किसी भी फील्ड में ना स्पेशल नॉलेज गैदर करना। जितना नॉलेज गैदर कर लो कम पड़ जाए, नॉलेज गैदर करते जाओ सर, बढ़ती का नाम जिंदगी है। एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में आ गए सर, एक्सप्लोरिंग द एंटरप्रेन्योर कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आइडिया, प्लान, एक्शन। सिर्फ आइडिया नहीं, प्लान, उसके बाद एक्शन।
Opportunities are positive external trends or change that provide unique and distinct possibilities for innovating and creative value. Competitive advantage is what sets an organization apart. Its competitive edge. Starting the venture, managing the venture. Types of entrepreneur. 3 तरह का नॉर्मली एंटरप्रेन्योर होते हैं. नोवाइस, हैबिचुअल, नासेंट. नोवाइस मतलब जिसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, पूरा दिमाग खाली है, क्वेश्चन मार्क, क्या करना है. हैबिचुअल मतलब कुछ ना कुछ किया है पहले. नासेंट मतलब नोवाइस और हैबिचुअल के बीच में, मतलब आइदर नोवाइस और हैबिचुअल दोनों मिक्स्ड अप करके है. थोड़ा हैबिट भी है, थोड़ा नया भी है न्यू काम करने के लिए. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर. क्या कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए जो आप ढूंढना चाहिए आपको भी. कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, प्रिजर्वेंस, ड्राइव टू अचीव, अपॉर्चुनिटी, ओरिएंटेशन, इनिशिएटिव एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीकिंग फीडबैक. फीडबैक हमेशा लेना चाहिए, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते फीडबैक लेता जाता हूँ ना, काइंड ऑफ, मतलब आप जो काम करो आपकी फीडबैक लेते जाओ, सब ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पूछते जाओ, सही गलत सब पूछो, गलत चीज भी लेना पड़ेगा. इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, टॉलरेंस एंड एम्बिग्विटी. सहना पड़ेगा सर, बहुत पेशेंस चाहिए आपके अंदर. टॉलरेंस समझते हो ना, टॉलरेंस मतलब यू हैव टू बियर. सोज्जो हम लोग बेंगाली में আমরা বলি সহ্য করতে হবে, टॉलरेंस. ठीक है. कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, टॉलरेंस फॉर फेलियर. अगर आप फेलियर होते हो ना तो आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, सीरियसली. हाई एनर्जी लेवल. पेटीएम का जो ओनर है ना सर, जिसने पेटीएम बनाया, विजय शेखर शर्मा. अगर मानो कि ये विजय शेखर शर्मा है, 2 मिनट के लिए जस्ट इमेजिन, इन्होंने 22-23 के टाइम पे क्या क्या बनाया था जानते हो? वो एग्जाम का जो रिजल्ट आता है ना सर, एग्जाम रिजल्ट वेबसाइट में आता है ना, सिर्फ वो पब्लिश करने का एक कंपनी बनाया था. तो इनको टेक्नोलॉजी में बड़ा धूम था. कंपनी का नाम भी रखा था 197 कम्युनिकेशन. बट एज सच कुछ कर नहीं पा रहा था. 24-25 के एज में ये बनाया था, बट बचपन में एज सच वो सक्सेस नहीं मिला. अपना एज 39 के आसपास जाके, 39 ईयर्स में जाके उन्होंने पेटीएम को बनाया. और इतना देर तक अपने लाइफ में उनको एक बंगला का शौक था, घर का, गाड़ी का, किसको शौक नहीं होता सर. 39-40 में जाके अपना वो सब पर फुलफिल किया. उनका आज पेटीएम में अगर 1% शेयर वो बिकता है ना सर, 1% शेयर का वैल्यूएशन है मोर देन 1600 करोड़. पेटीएम का 1% शेयर का वैल्यू है 1600 करोड़ के आसपास. ये बना है सर बिजनेस. तो फेलियर में टॉलरेंस होना चाहिए, हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस होना चाहिए, विजन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, टीम बिल्डिंग होना चाहिए. तब जाके आप एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टर फुलफिल करते हैं. सर इंटरेस्टिंग पॉइंट, गजब का पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा सर. क्या आप सबको दिखाई दे रहा है जो भी स्क्रीन में है? यस सर. थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना है, थोड़ा पेशेंस के साथ. हड़बड़ी नहीं करेंगे, मैं भी हड़बड़ी नहीं करूंगा. ध्यान से देखना. निग्धा देख चीज तो, नम्रता. यस सर. हाँ सर. देख, हाउ टू नेवर गिव अप. पॉइंट क्या है? हाउ टू नेवर गिव अप. मतलब ऐसा क्या करने से आप कभी नेवर गिव अप करोगे. देखो, सबसे पहला पॉइंट, स्टे अलाइव. हमेशा जिंदा रहना है. से यू आर 30 नाउ, सपोज, मतलब आप मेरे उम्र के हो गए अभी, मतलब एक्चुअली ये सब सोच 30s में ज्यादा आते हैं, तो मेरा उम्र वही है सर. से यू आर 30, ठीक है, आप भी 2 मिनट के लिए 10-15 साल बढ़ा दो. ओके, तो से यू आर 30, यू गॉट अबाउट 60 ईयर्स. आप 60 साल तक जाओगे. तो अगर मतलब जल्दी खत्म कर रहे हैं ना, नहीं सर कोई बात नहीं, आप और जियो, 80 या 100 तक जियो. 60 साल तक जाना है. से इट टेक्स 3 मंथ्स टू डू ए बिग प्रोजेक्ट. जैसे मानो कि आपके सामने एक बिग प्रोजेक्ट है, जैसे सब जिन लोगों का सीए का एग्जाम वगैरह आ रहा है, सीएस का एग्जाम आ रहा है, एक बिग प्रोजेक्ट है आपके सामने, स्कूल का एग्जाम आ रहा है. तो अगर मानो कि एक बिग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपको 3 मंथ लगता है टू डू ए बिग प्रोजेक्ट, तो आप लाइफ में कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हो. देखो, अगर आप 60 साल जियोगे तो फिर 60 साल में कितना मंथ आएगा सर? 12 करके, एक साल में कितना मंथ होता है? 1 ईयर इक्वल्स टू
12 months ना। हेलो सर, बोलो तो सही। यस सर। 1 year equals to 12 months। तो Yes, 60 sir. साल में 60 into 12 720 आपके पास रहेगा। तो एक बिग प्रोजेक्ट करने में अगर आपको 3 मंथ लगता है तो 720/3 इक्वल्स टू कितना होता है 240। तो आपको अगर जिंदगी में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, अगर मैंने माना कि एक बिग प्रोजेक्ट के लिए अगर आप 3 मंथ डेडिकेट करते हो तो आप अपने लाइफ में कितना बिग प्रोजेक्ट बना सकते हो सर? 240। कैन यू इमेजिन? 240 शॉट्स एट सक्सेस। 240 बार आपको शॉट देना है तो आपको सक्सेस मिल सकता है सर। नॉट अ जोक सर, इट्स रियली पॉसिबल। बस क्या है ना, इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड सर, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव एनीथिंग इज स्टिल पॉसिबल। जब तक जिंदा हो सर सब कुछ पॉसिबल है। ट्रेक करने के लिए रेडी है बंदा, देख रहे हो ना, यहाँ तक चढ़ना है। आप कहाँ हो सर? यू आर हियर। कहाँ जाना है? यहाँ तक, यहाँ पहुँचना है सर। एक्चुअली एक प्रिंस का मुकुट है सर, तो सर का ताज होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मुकुट को क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में? सर क्राउन। हाँ, क्राउन। कभी कभी ना मुझे कभी कुछ लैंग्वेज में भूल जाता हूँ, खुद ही बोलता हूँ, खुद ही भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप लोग हो ना, बता दो। तो एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव एनीथिंग इज स्टिल पॉसिबल। अच्छा, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो। माइकल जॉर्डन का नाम सुने हो सर? माइकल जॉर्डन का नाम सुने नहीं क्या? चलो देख लेते हैं। सुने हो? नो सर। नो? बहुत फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है सर। अगर कभी एनबीए देखे हो आप लोग, कभी एनबीए देखते हो कभी? एक टाइम पे मैं बहुत देखता था, मुझे बहुत शौक था एनबीए का। ये बास्केटबॉल का दुनिया का सबसे मतलब ग्रेट प्लेयर है, ठीक है, बास्केटबॉल में टॉप क्लास प्लेयर है। अभी बहुत एज हो चुका है, 6 फीट 6 इंच का है सर, बहुत जीत चुका है सर। देख सकते हो आप, एनबीए चैंपियनशिप कितना बार जीता है, 91 से लेके लॉट्स ऑफ। ये पूरा उनका देखो लिस्ट, देख सकते हो, खत्म ही नहीं होगा। इतना लिस्ट है इनका। तो ये रातों रात ऐसा नहीं बन गया सर बास्केटबॉल में, कुछ तो खास किया होगा, तभी जाके एनबीए फाइनल्स, एनबीए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 88, 91, 92, 96, 98, एनबीए ऑल स्टार 85 to 93, 96, 98, 2002 से 2003, ऑल एनबीए सेकंड टीम, बहुत कुछ जीता है। क्या बताओ सर, पागल हो जाओगे। तो चलो पॉइंट में आ जाते हैं। तो देख लिया कौन है, तो ये वही बास्केटबॉल प्लेयर का ही एक इमेजिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, माइकल जॉर्डन। माइंड ओवर 300 इंपॉर्टेंट शॉट्स, 300 बार शॉट लगाया तब जाके इतना बड़ा बड़ा उन्होंने खिताब जीता। एक चीज प्रूव हुआ है सर, 99.9% ऑफ सक्सेस टुक टाइम। 99.99% मतलब मे बी 0.000000001% में भी हो सकता है कि आपको शॉर्ट टाइम में मिल जाए, बट 99.9% सक्सेस के टाइम लगता है सर। स्ट्रॉन्गर, आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। परसिस्टेंस होना चाहिए। स्टक इन दी वीड्स, अगर आप वीड्स मतलब वो क्या होता है ना, वो जैसे पेड़ वगैरह होता है ना, वीड्स के अंदर वो गिर जाते हैं, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना आगाछा, मतलब एक पेड़ को बढ़ने नहीं देता। तो ट्राई लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब अगर आपको बढ़ना है तो आप नया नया चीजें ट्राई करो, एक तरह का कॉन्सेप्ट में ना रहो सर। ऑलवेज ट्राई फॉर द बेटर थिंग। फेक इट मतलब क्या है सर? फेक इट मतलब फेक सक्सेस बिफोर इट इज रियल। मतलब सक्सेस मिलने से पहले उसके बारे में आपको फेक माइंड सेटअप होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं सर, फेक नहीं होना चाहिए, बट ये पॉइंट आपको बता रहा है कि फेक होना चाहिए, कि अगर आप फेक सक्सेस करते हो रियल सक्सेस से पहले, तो आप एक ना एक दिन वो सक्सेस सच में चूम सकते हो।
you really can kiss your success. And the most important sir, don't compare. ये गलती कभी ना करें. Don't compare. Careful, this can kill you. Don't compare yourself to people who already succeeded. They have their own story. You don't really know that story. उनका अपना कहानी है, आपको नहीं पता. ज्यादा लोगों के साथ कंपेयर करोगे मुश्किल में आ जाओगे. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, क्राउन मिलने से पहले द डीप, देख रहे हो सर, डीप बहुत जोर का गिरोगे और जो गिरता है वही जीतता है. राइट बिफोर द सक्सेस यू विल फेस अ वर्स्ट एक्सपीरियंस. सक्सेस होने से पहले ना आपको हमेशा सबसे नीचे वाला घाई ही दिखता है, सबसे डीप घाई आपको दिखता है. व्हेन आपको क्राउन मिलेगा ना, उससे पहले यू जस्ट थिंक यू आर इन अ ब्लाइंड पोजीशंस, यू डोंट नो एनीथिंग, बट व्हाटएवर हैपन विद योर लाइफ इट विल गिव यू. बट इसी पॉइंट में जो लोग अपना हाल छोड़ देता है ना, वो खत्म कर देता है. एक गोल्ड डिगर का कहानी सुने हो सर? गोल्ड डिगर का कहानी सुने हो? सोना का खान पता था, पर वो हर उतना तक गोल्ड के लिए वो लोग डिग किया, बस और एक बार मारता तो गोल्ड मिल जाता. बस क्या है ना, वो लोग अपने आप को ये वाला डीप में लेके चले गए थे, उनको पता ही नहीं था कि भाई आगे तो क्राउन मिलने वाला है. तो ट्रेडिशनल गोल्ड डिगर मत बनना सर, ठीक है? मतलब जिसको ऐसा लगता है कि भाई अभी गोल्ड मिला नहीं, एक्चुअली और थोड़ा मारता ना तो गोल्ड मिल ही जाता. रियल कहानी है, ऐसा हुआ था एक टाइम पे. तो हाउ टू नेवर गिव अप का ये जो स्टोरी था सर, पसंद आया ये पॉइंट? बताना. यस सर. मतलब ये लाइफ का पार्ट है सर, सीरियसली. आप हमेशा जब भी आप देखोगे कि आपको बहुत बहुत जोर का किसी चीज में गिर रहे हो ना, इसका मतलब आपको बहुत जोर का सक्सेस मिलने वाला है. तो ऐसा पॉइंट में ना नेगेटिव नहीं होना है, ऐसा पॉइंट में आपको पॉजिटिव रहना है. ये सबको इतने एग्जाम में काम कराना सर. अपना जब भी एग्जाम आएगा ना, रिसेंट ट्रेंड में आप अपने एग्जाम से पहले आपको ऐसा फील होता है ना कि कुछ भी नहीं हुआ है, क्या होगा, तो प्लीज ऐसा नहीं सोचना है. आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपको ये सर का ताज मिलने वाला है. तो ऑलवेज थिंक लाइक दैट. इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी सर, जिसको कोई भी चीज का परवाह नहीं होता. एंटरप्रेन्योर कौन है सर? देखो, आई बिलीव एनीथिंग इज पॉसिबल. I see opportunity when nothing see impossibility. When others see impossibility. I take risk. I am focused. I hustle. I know that nothing is unrealistic. I feel overwhelming love. I embrace my childlike wonder and curiosity. I take flying leaps into the unknown. I contribute to something bigger than myself. I create. I learn. I grow. I do. I believe it's never too late to start living a dream. I am an entrepreneur. सर पोएट्री कैसा था? मैंने नहीं बनाया सर, ये मुझे एक किताब से मिला था, वही से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. ऐसे आप लोगों को पता चल ही रहा है सर नहीं लिख सकते, इतना क्रिएटिव सर नहीं है. सर कुछ समझ में आया सर? कौन होता है एंटरप्रेन्योर का? पोएट्री समझ में आया सर? पहले ये तो बताओ. यस सर. ओके सर. ये नेक्स्ट दिन बाकी पॉइंट करेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ थ्योरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है गेटिंग ओवर फियर, कैसे आप अपना डर को हरा सकते हो, इस पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा. एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशंस पे एक पॉइंट करेंगे, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे. काफी कुछ पॉइंट्स है सर, बाकी है सर कहानी. नेक्स्ट क्लास में बातें होगा. फिर स्मॉल बिजनेस की अलग अलग बात होगा. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आत्मनिर्भर भारत में प्रोग्राम में प्लान होगा, बातें होंगे. काफी कुछ है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं बाकी एंटरप्रेन्योरशिप में. ये नोट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सर. बताओ सर एंटरप्रेन्योरशिप क्या समझा? वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बिग थिंग. मैंने कुछ स्लाइड्स में आपको कोशिश किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. इट्स अ बिग थिंग, सीरियसली इट्स अ बिग थिंग. एकदा बुझते पेरेছিস?
Yes, sir. स्नेहाशीष, प्रगति, नम्रता, ओके ना? Yes, sir. विश्वजीत? है सर। विश्वजीत पहले से हाथ उठा के बोल दिया, समझ में आया। ओके। Yes, sir. ठीक है सर, बाय फिर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. ओके, टाटा। Bye, sir.